कि मीडिया कितना नीचे गिर गया है, मतलब बिल्कुल आप कहें कीचड़ में गिर चुका है पूरी तरह से। दो चार नेता कहिए या दो चार पूंजीपति घराने कहिए, इनका ये बिल्कुल एक डॉग के मुताबिक ये काम करता है। बिल्कुल जिम्मेदारी उठाने के बजाय मार्केट के हवाले क्यों करती है। ये बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिल्कुल दलाली का एक मीडिया बना हुआ है। इनके टीवी चैनल को फोड़ के, इनके टीवी चैनल का बायकाट करके एक अल्टरनेटिव जर्नलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। किस शहर का नाम बदल कर क्या हो जाना चाहिए, तो कहां पे गोश्त निकल गया, तो किस मौलाना ने किस धर्म में लोगों को ये पत्रकार लोग जनता को मुंह कैसे दिखाते होंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज का जो पत्रकार निकलता है तो उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, उसको सिक्योरिटी मिली हुई है। ये हिंदुत्व के लठैत लोग हैं, मैं बताता हूं, जो संघ परिवार और उनके बीच में जो दंगा का जो काम करते थे, जो बहुत ही समाज में उनको कभी अपनाया नहीं गया था, ये लोग आज पत्रकार बने हैं। मतलब दंगाई ही आजकल पत्रकार है। अब बड़े बड़े पत्रकार है, उनका इंटरव्यू आप जाकर देखिए, मायावती जी के साथ देखिए, अखिलेश के साथ देखिए, कैसा उनका होता है। जैसे लग रहा है कि घृणा के दृष्टि से वो बात कर रहे हैं। जिस चीजों के लिए धक्का खाना पड़ता है, जिस चीजों के लिए आपको तथ्य ढूंढने पड़ते हैं, जिस चीजों के लिए दिमाग फट जाए, आपको कहने का मतलब बहुत सारी अपने फाइल्स लिए पढ़ रहे हैं, कुछ क्लू नहीं मिल रहा है, मन करता है कि टेबल पे आप सर को फोड़ ले, वो पत्रकारिता है। हिंदूवादी और ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो लोग हैं उनको उन्होंने प्रेस में बैठा दिया और वो दिन रात पत्रकार के नाम पे पार्टी का प्रचार करेंगे। रूम के अंदर में बैठे हुए जो आईटी सेल ने चलाया आपको कि लिखो कि किसान दंगाई हैं, लिखो कि किसान उपद्रवी हैं, आप आंख मूंद कर लिख लेते हैं। पत्रकारिता की जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनको मालदार दलाल कहा जाएगा, उनको कभी पत्रकार नहीं कहा जाएगा। तो ये जो सरकार चल रही है और इनके जितने दलाल पत्रकार हैं, ये भी कूड़ेदान में जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लाइन है कि आरएसएस और बीजेपी के दो कार्यकर्ता हर घर में हैं, एक टीवी और एक अखबार। और अखबार और टीवी की जो ताकत है वो किसी को भी हीरो से जीरो बना सकता है और जीरो से हीरो। लखीमपुर खीरी में जो इंसिडेंट हुआ, जो हादसा हुआ, जो किसानों के ऊपर जुल्म हुआ, नरसंहार हुआ, उसके बाद मीडिया का जो रोल था वो देखने लायक था। प्रिंट मीडिया में ये था कि जैसे आज इंसिडेंट हुआ है, अगले दिन प्रिंट मीडिया में हेडलाइन छपती है कि 8 लोगों की मौत, दरवी किसान, इस तरह की हेडलाइन छपती है। और उसमें वो अखबार भी शामिल है जो एक टाइम पे क्रांतिकारी अखबार माने जा रहे थे और लोगों ने उनको सर पे चढ़ा लिया था क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल करा था। सिर्फ इस बिना पर लोग उनकी प्रशंसा करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ लगातार उस इंसिडेंट के वीडियोज आ रहे हैं, सारे सबूत आ रहे हैं, लेकिन मीडिया फिर भी विपक्ष से सवाल कर रहा है कि वो वहाँ पर राजनीति करने जा रहे हैं। तो मीडिया की जो ताकत है, जो मीडिया दिखाता है, असल में वो सरकार का प्रचार है। खबरें सोशल मीडिया पर मिलेगी। हम जैसे छोटे मोटे जो साधन विहीन पत्रकार हैं, उन लोगों के पास उन लोगों के ज़रिए आपको सच्ची खबरें मिलेगी। ऐसे ही एक पत्रकार हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर अभय कुमार, जेएनयू से पीएचडी की है और तमाम तरह के अखबार प्रिंट मीडिया में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू हर ज़बान में लिखते आए हैं और मीडिया पर बहुत पैनी पकड़ है। अगर इनको मीडिया में या पैनल में बिठा दिया जाए, जो हर रात को 8 बजे जो मुर्गों की लड़ाई होती है, तो यकीन मानिए वो अपना कुर्सी छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास मवाद है, कंटेंट है और इनके पास जवाब है। वो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि मीडिया जो है असल में वो कैसे काम कर रहा है। कैसे देख रहे हैं लखीमपुर खीरी के हादसे की कवरेज? देखिए, बहुत दुख होता है देख के, और ये भी लगता है कि मीडिया कितना नीचे गिर गया है। मतलब बिल्कुल आप कहें कीचड़ में गिर चुका है पूरी तरह से। जिस तरह से लखीमपुर में किसानों की जिस तरह से हत्या की गई थी, उसके बाद से जो पत्रकार के बारे में हम लोग जो पढ़ते थे, बीए और एमए की जो पहली क्लास में पढ़ाई जाती थी, कि अखबार में काम करने वाला एक पत्रकार को सैलरी भले उसका मालिक देता है, लेकिन वो अपना मालिक का वफादार कुत्ता नहीं होता है। वो जनता, लोकतंत्र, पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी के लिए वो अकाउंटेबल है। लेकिन यहाँ पे जो अखबार का जो मालिक है या जो अखबार का जो पत्रकार है, वो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टीज कहिए या एक नेता कहिए या 2-4 नेता कहिए या 2-4
पूंजीपति घराने कहिए, इनका ये बिल्कुल एक डॉग के मुताबिक ये काम करता है बिल्कुल। हालांकि डॉग भी एक तरह का जानवर है, हम एक उपमा के तौर पे ये बात डॉग के तरह कह रहे हैं। तो उन्होंने किसान के बारे में कहा कि किसान उपद्रवी है और एक तरह से चीज़ें दिखाई गई। मैंने कुछ अखबारों के, हिंदी अखबारों के मैंने एडिटोरियल भी पढ़े और एक हिंदी का अखबार ये लिख रहा है कि प्रधानमंत्री की दो टूक, पीएम की दो टूक, इस तरह से उसने अपना ये संपादकीय लिखा। और उस संपादकीय में उसने कहा कि एक बार प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, खरी खरी बातें कह दी है, तो अब किसानों को समझ जाना चाहिए। एक अंग्रेजी का जो बहुत ही बड़ा अखबार है, जिसके साथ कभी बिरला लोग जुड़े हुए थे, गांधी जी जुड़े हुए थे, ऐसा अखबार कह रहा है कि अब जो किसान जो है वो राजनीति कर रहे हैं और उनका जो पूरा का पूरा जो आंदोलन है उससे तकलीफें बढ़ रही हैं, जनता के सामने बहुत सारे इनकन्वीनियंस पैदा किए जा रहे हैं। तो ये उनका इतना ही, बस उनका बहुत ही सिंपल मेथड होता है। अगर आप अपने हक और हुकूक के लिए आवाज उठाएंगे तो आपको उपद्रवी यानी आपको क्रिमिनल्स, आपको लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको प्रॉब्लम दिखाएंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि लोगों को इतनी दिक्कत हुई। और मैं किसान आंदोलन को बहुत एक सालों से देख रहा हूँ और मैंने काउंटर करेंट्स में भी सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखे हैं। तो उसमें मैंने देखा कि जैसे जैसे किसान आंदोलन मजबूत होता गया, पहले दिन से पूरी की पूरी रिपोर्टिंग जो होती थी वो इस बात पे होती थी कि लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। और ये सारी बनावटी खबरें होती थी कि ये स्कूल जा रहे थे तो इनको दिक्कत हुई, तो ट्रैफिक का जाम इतना हुआ, तो ये एम्बुलेंस को रोक लिया गया। लेकिन ये सवाल ये मीडिया कभी नहीं पूछता है कि जब कृषि बिल आएंगे और जो कृषि बिल को ला दिया गया है, जो फार्म्स लॉ को ला दिया गया है, और उसके बाद 20 रुपये और 25 रुपये किलो जो गेहूं और अनाज किसानों से खरीद के बड़ी बड़ी कंपनियां अपने घरों में होर्डिंग करेंगी और उसको जो 100 रुपये बेचेंगी और 50 रुपये बेचेंगे और उसके बाद से लोग जो भूखमरी से मरेंगे, तो अब कितना लोगों को कष्ट होगा। आपको भी पता है कि फार्म्स बिल को किस तरह से पास कराया गया। जब ये राज्यसभा में पास हो रहा था तो किस तरह से जो सभापति थे उन्होंने किस तरह से अपने पावर का मिसयूज किया। उसके बाद से बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन को भूख हड़ताल करनी पड़ी, बाहर धरने पर भी बैठे हुए हैं। तो हो क्या रहा है कि इन सारी चीजों को दरकिनार करके बिल्कुल एक भौंकने वाला जो होता है, आप ये लैपटॉप कहिए या डॉग कहिए, इस मुताबिक मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है और ये झूठ कह रहा है कि इस बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, कारपोरेट और मार्केट आने से बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे बेवकूफ इंसान, तुम लोग जाकर देखो कि पंजाब और हरियाणा के दीगर इलाकों में कारपोरेट फार्मिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और कारपोरेट फार्मिंग की वजह से किसानों की हालत बेहतर ना होने की वजह से किसानों की हालत और भी खराब हुई है। मिसाल के तौर पे कारपोरेट वाले लोग कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर आप किसान हैं तो आपसे कहेंगे प्याज उगाओ, ये आलू उगाओ, ये टमाटर उगाओ, और उसमें उनकी जो गुणवत्ता होती है, अगर उसमें उनको 1% भी इधर उधर का अगर फर्क दिखा तो आपका सामान नहीं खरीदेंगे, आपका सामान नुकसान हो जाएगा, आपका पेमेंट सही पे नहीं देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि भारत जो है एक सोशलिस्ट कंट्री है। भारत के अंदर में राज्य की जिम्मेदारी और वेलफेयर करने की बात है। और जो बाबा साहब अंबेडकर साहब ने भी कहा है कि स्टेट सोशलिज्म की बात कही है, तो सरकार गेहूं, अनाज, लोगों की फलाह बहबूद, उनकी तरक्की, उनकी भलाई के लिए जिम्मेदारी उठाने के बजाय मार्केट के हवाले क्यों करती है। और किसान आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे नेताओं की ये बात बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट में किसान बिल पास नहीं हुआ, उससे पहले बड़े बड़े जो उद्योगपति थे उन्होंने अपने गोदाम बनाने शुरू कर दिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप अभी सरसों का तेल 130 और 35 रुपए किलो हम लोग खरीद के खा रहे थे साल भर या 6 महीने पहले, आज 230 और 40 का किलो हो गया है। ये किसके ऊपर मार मिल रही है? और कौन सी एक और दो कंपनियां जो बिल्कुल सरसों का तेल बनाती है? पहले आपको मार्केट के अंदर में 10 तरह की वैरायटी सरसों के तेल की मिल जाती थी, अब आपको 1 या 2 मिलेंगे। तो ये पत्रकारिता जो है ये बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिल्कुल दलाली का एक मीडिया बना हुआ है, जिनका पूरा का पूरा जो काम है वो पैसा लेना है, झूठ को दिखाना है। इसलिए अब रीडर्स को, व्यूअर्स को ये समझने की जरूरत है कि इन लोगों का दरवाजा जो है, इनके दरवाजे से निकल के इनके टीवी चैनल को फोड़ के, इनके टीवी चैनल का बायकाट करके एक अल्टरनेटिव जर्नलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा, जहां वो न्यूज़ देखने के लिए वो कुछ पैसे अगर देने पड़े वो तो खुद पैसे दें, और आप और हम पत्रकार जो हों जनता के प्रति जिम्मेदार हो, न कि किसी दलाल लोगों के लिए हम किसी के लिए दलाली करें, 2 नेताओं के लिए दलाली करें, एक पार्टी के लिए दलाली करें, लोगों को
लड़ाने के लिए दलाली करें, देश को बेचने के लिए दलाली करें। दिन भर देखिए रेलवे का आपका निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन इस पे कोई खबर नहीं दिखाई जाता है। दिन भर हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, अलीगढ़ में किसका फोटो लगना चाहिए, तो किस शहर का नाम बदल कर क्या हो जाना चाहिए, तो कहाँ पे गोश्त निकल गया, तो किस मौलाना ने किस धर्म में लोगों को मतलब मजहब को तब्दील कराया, तो फलाना आईएएस ऑफिसर अपने घर के पास लोगों को वास कर रहा था, प्रीचिंग कर रहा था। पूरा का पूरा उनका कंटेंट यही है। मुझे भी समझ में नहीं आता, मैं पत्रकारिता करते हुए मुझे 20 साल हो गया, मुझे भी समझ में नहीं आता कि ये पत्रकार लोग जनता को मुंह कैसे दिखाते होंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये पत्रकार ऐसे हैं कि अब उनको सिक्योरिटी की जरूरत होती है। मैं आपको बता रहा हूं, इतने वो कॉन्फिडेंस विहीन है, उनके अंदर में आत्मसम्मान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, हम पत्रकार हैं, हम खाली जनता को फेस करने के लिए तैयार हैं। अब जहां कहीं चप्पल पहन के हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। एक जमाने में 5 रुपए की कलम लेके और कागज लेके हम लोग रिपोर्टिंग किया करते थे, लेकिन आज का जो पत्रकार निकलता है तो उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, उसको सिक्योरिटी मिली हुई है। अरे भाई, ये कैसी पत्रकारिता कर रहे हो कि तुम्हें जनता से डर लग रहा है और तुम्हारा मुहाफिज पुलिस बना हुआ है। अच्छा, मैं देख रहा था ट्विटर पे जो लखीमपुर खीरी का इंसिडेंट हुआ था, उसमें एक पत्रकार की भी मौत हुई है जी। उसके घर वालों का आरोप है कि जो हमारे मंत्री, गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, उनकी तरफ से फायर किया गया है, उसकी बुलेट से उनकी मौत हुई है। तो वही उसको लेकर जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया सो कॉल्ड, वो जाती है रमन के घर पे, जो खुद एक जर्नलिस्ट बैकग्राउंड से है, एक पत्रकारों की फैमिली से है, हमारे पत्रकार बंधु ही हुआ। तो उसके घर वालों से सवाल करते हैं, उनसे बुलवाते हैं जबरदस्ती कि भाई आप बोलो किसानों ने उपद्रव मचाया था, उनके मुंह में अपने शब्द डालते हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं कि ये ताकत कहाँ से मिल रही है इन पत्रकारों को? देखिए, आज का जो पत्रकार जो है, जो मेन स्ट्रीम में है, जो बड़ा पॉपुलर है, जिसको काफ़ी लोग देखते हैं, बड़ा फॉलोअर्स हैं उनके, जो देश में सब कुछ को सही को गलत और गलत को सही साबित करते हैं ना। मैकबेथ एक शेक्सपियर का एक हम लोग पढ़ते थे, एक ड्रामा था जिसमें कहा था कि फेयर को फाउल कर देना और फाउल को फेयर कर देना, यानी सच को झूठ कर देना और झूठ को सच कर देना। इतनी ताकत जो आजकल के पत्रकारों के बीच में है, ये कुछ नहीं है, ये हिंदुत्व के लठैत लोग हैं। मैं बताता हूं, इनको भारत के संविधान के बारे में कुछ नहीं पता है, उनको हिस्ट्री की 2 किताबें इन लोगों ने नहीं पढ़ी है, इनको भाषा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये कहिए कि जो लंठ, जो आप कहिए कि जो लाठी चलाने वाले, जो एक दंगाई जो होते थे, जो 1950 या 40 से जो संघ परिवार और उनके बीच में जो दंगा का जो काम करते थे, जो बहुत ही समाज में उनको कभी अपनाया नहीं गया था, ये लोग आज पत्रकार बने हैं। मतलब दंगाई ही आजकल पत्रकार है, ये मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूं। और उनको शर्म भी नहीं आती है, उनको ये भी पता नहीं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, इतिहास में कौन सी बातें हुई, और कहीं का बात कौवा कान लेके चला गया, कुछ हो गया। और आपने जो कहा वहां पे पत्रकारिता, जो आपने लखीमपुर की बात कही है, तो लखीमपुर में अगर पत्रकार जो मेन स्ट्रीम जा रहा है तो आग लगाने के लिए जा रहा है वहां पे, वो रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं। एक रिपोर्टर का काम है, अगर मुझे कोई असाइनमेंट पर भेजे तो मैं 2 दिन 4 दिन वहां घूमूंगा, अपने बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ वहां पे जाऊंगा, सारी बातों को सोचूंगा और लिखूंगा। और एक जमाने में अच्छे पत्रकारों की बड़ी होती थी, इज्जत होती थी, और बड़े बड़े लोग भी उसको पढ़ते थे, इख्तलाफ भी उनके साथ होता था, तो लोग कहते थे अरे आप तो हमारे खिलाफ बहुत लिख रहे हैं। लेकिन उनको पता था कि सच्चाई जो है वो बिल्कुल हमारे मुताबिक हमेशा झुक नहीं सकती है, तो वो एक आदर भी था। लेकिन आजकल क्या पत्रकार सवाल कर रहे हैं, अगर मायावती जी टीवी पे आ जाएं, अगर अखिलेश जी आ जाएं, अगर आपको तेजस्वी आ जाए, तो उनके ऊपर कहते हैं कि आप लोग तो लोगों को बांट रहे हैं, धर्म के नाम पे, सॉरी जात पात के नाम पे लोगों को लड़ा रहे हैं, कितने दिनों तक रिजर्वेशंस लेंगे, तो आपके पिताजी से झगड़ा चल रहा है, तो आपको करप्शन में आप फंसे हुए हैं, तो विकास का मुद्दा क्यों नहीं उठाते। और ऐसे पत्रकार ऐसे इंटरव्यू लेते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप बड़े बड़े देश के जो बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, उनके नामचीन एंकर और जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, उनका इंटरव्यू आप जाकर देखिए, मायावती जी के साथ देखिए, अखिलेश के साथ देखिए, कैसा उनका होता है। जैसे लग रहा है कि घृणा की दृष्टि से वो बात कर रहे हैं। और जैसे ही जो हिंदुत्व के बड़े बड़े लीडर जो लोग आ जाते हैं,
उनके सामने वो बिल्कुल ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं। आप आम कैसे खाते हैं, तो आपके राज्य में तो बड़ा विकास हो गया, तो एक ज़माने में उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही जाति जाति की बात आती थी, अब तो हिंदू बहुत यूनाइट हो गया। तो ये जो खोखलापन है पत्रकारिता का, ये बहुत ही दुखद चीज़ है। और हम लोगों को हम पढ़ाया जाता था और हम लोगों ने पढ़ा कि जो चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती है आपको, वो न्यूज़ नहीं है, वो एडवर्टीजमेंट है। जिस चीज़ों के लिए धक्का खाना पड़ता है, जिस चीज़ों के लिए आपको तथ्य ढूंढने पड़ते हैं, जिस चीज़ों के लिए दिमाग फट जाए, आपको कहने का मतलब बहुत सारी अपने फाइल्स लिए पढ़ रहे हैं, कुछ क्लू नहीं मिल रहा है, मन करता है कि टेबल पे आप सर को फोड़ ले, वो पत्रकारिता है। लेकिन आजकल पत्रकारिता क्या है कि दंगाई पत्रकारिता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अगर हम हिंदुत्व पार्टी को भी देखें तो 20 साल 30 साल पहले उनके अंदर में भी कुछ जो स्पोक्स पर्सन थे, तो कम से कम उनको हिंदी आती थी, कम से कम एक बोलने का कुछ उनको शैली थी। लेकिन हुआ क्या कि सारे एंकर्स आज खत्म हो गए, और सॉरी सारे मतलब जो तर्जुमान थे, जो स्पोक्स पर्सन थे पार्टी के, उनको रिप्लेस इन लठैतों ने कर दिया, जो मीडिया हाउसेज में उनको बैठा दिया गया है। उससे पार्टी को दो फायदा है, क्योंकि पहला तो ये हुआ कि जो ऊपर में ऑथोरिटेरियन रिजीम है उसको अच्छा लगता है कि नीचे बहुत सारे फेसेस ना हो, एक ही फेस ऊपर हो। और उन्हीं के जो लठैत, जो एक हिंदूवादी और ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो लोग हैं, उनको उन्होंने प्रेस में बैठा दिया और वो दिन रात पत्रकार के नाम पे पार्टी का प्रचार करेंगे। तो आज आप देखिए कि जिस जमाने में सुषमा स्वराज जिस तरह की हिंदी बोलती थी और जिस तरह का जिस तरह की भाषा, आप संबित पात्रा को देख लीजिए तो देखिए कितनी गिरावट आई हुई है। जिस जमाने में मैं कह रहा हूँ राइट विंग के भी पत्रकार हुआ करते थे इस जमाने में, लेकिन उनकी लैंग्वेज को देख लीजिए। और एक रिपब्लिक चैनल के एक पत्रकार है, उनके लैंग्वेज को देख लीजिए। ए सोनिया गांधी, ए इटालियन लेडी, ये कोई जबान है? ये कोई जबान है? पत्रकार जो है कोई दारोगा नहीं होता है। पत्रकार का पहला काम होता है सारे तथ्यों को लाना। सबसे पहली खबर बनाने से पहले अगर कोई भी पत्रकार युवा अगर देखना चाहता है तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि खबर लिखते वक्त जितने भी ज़्यादा डायमेंशंस आप उस इंट्रो में, उस खबर में इंक्लूड करें, वही पत्रकारिता। अगर लखीमपुर के ऊपर पत्रकारिता आपको करनी है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि इसमें 4 किसान मारे गए, पुलिस का कहना यह है, किसानों का कहना यह है, लोगों से हमने बात की तो लोगों ने ये कहा, पुलिस प्रशासन मौके पे नहीं आ रही है, वो सवाल का जवाब देने से बच रही है, विपक्ष के नेताओं को आने से रोका जा रहा है, माहौल वहाँ पे खराब है, डर और खौफ का वातावरण है। सारे पक्षों को शामिल करना पड़ता है वहाँ पे। लेकिन आजकल का पत्रकारिता क्या है, रूम के अंदर में बैठे हुए जो IT सेल ने चलाया आपको कि लिखो कि किसान दंगाई हैं, लिखो कि किसान उपद्रवी हैं, आप आंख मूंद कर लिख लेते हैं। मुझे नहीं, देखिए आजकल के जो पत्रकार हैं, आप लोग लिख लीजिए। मैं बहुत ही होशो हवास और जिम्मेदारी के बात कहना चाहता हूं कि 2 साल 4 साल के अंदर में इन बड़े बड़े पत्रकारों के बैंक बैलेंस 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, अरब हो गए हैं। 2 लाख 4 लाख से एक जमाने में जितने भी पत्रकार लोग जो थे, जो आजकल बड़े बड़े सुपर हीरो बने हुए हैं, आप पुराने नेताओं से बात कीजिए तो खान मार्केट में खाना खाने के लिए लोग हुआ करते थे कि कोई आके इनको खाना खिला दे। आज करोड़पति और अरबपति बन गए हैं, दिल्ली में उनके कितने घर और जमीन हो गए हैं। लेकिन पत्रकारिता की जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनको मालदार दलाल कहा जाएगा, उनको कभी पत्रकार नहीं कहा जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है कि अगर आप जैसे पत्रकार जिनको जो पीछे से काम करते हैं, अखबार में लिखते हैं, लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक वो पत्रकार है जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास कोई जानकारी नहीं है, उसको लिख के टीपी दी जाती है और रात को मुर्गा लड़ाई वो करवाते हैं। अगर उनकी जगह आपको मौका दिया जाए या किसी तरीके से आपको डिबेट में भेज दिया जाए तो उन पत्रकारों को, उन अफसराओं को जो रात को 8 बजे आके मुर्गा लड़ाई करवाती है, उनके लिए क्या होगा आपके पास? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही विद्वान आदमी हूँ, मैं अपने आप को बहुत स्कॉलर नहीं कह रहा हूँ, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि रात में मैं सोता हूँ और कोई ज्ञान की देवी आके मेरे दिमाग में सब ज्ञान डाल देती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एफर्ट्स लगाना पड़ता है आपको, एक एफर्ट्स लगाना, एक कोशिश करनी पड़ती है चीज़ों को समझने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं समुदाय ए से आता हूँ और मैं रिपोर्टिंग करने जाता हूं और वहां पे समुदाय ए का भी झगड़ा है और समुदाय बी का भी झगड़ा है, तो हमको
कोशिश करनी चाहिए कि हम समुदाय ए के पक्ष में सब कुछ ना लिखें, हम समुदाय बी की भी बातों को लिखें, और जब बातों को हम लिखें, जब कलमबंद करें, जब फाइनल रिपोर्टिंग करें, तो बिल्कुल इंसाफ बरतें वहाँ पे। और इसके लिए हमेशा हमेशा जूझना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि एक दिन के अंदर में आप सीख जाते हैं। मुझे याद है कि मैं एक पेपर लिख रहा था बाबरी मस्जिद के बारे में, और मैं जामिया की लाइब्रेरी में गया था, तो वहाँ पे बहुत सारे पुरानी फाइल्स उर्दू अखबार के मेरे सामने ला के रखा गया था। तो एक जो पेपर, जो लाइब्रेरी में स्टाफ काम करने वाले थे, उनको मैं पहले से जानता था, मैं जामिया में थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा एक बाबरी मस्जिद में मैं पेपर लिख रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, देखिए ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कहा देखिए अगर आप बाबरी मस्जिद पर लिख रहे हैं और लेखा कहते हैं इंसाफ का तराजू पकड़े रहिएगा, उसमें कहीं डंडी मत मारिएगा। तो उसी तरह एक पत्रकार जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पत्रकार जो है कोई ज्ञान का मतलब वो चमकता हुआ कोई सितारा है। पत्रकार सीखता है, दिमाग को बंद करके कहीं नहीं जाता है, अपनी जाति और धर्म, अपने सेक्स, अपने लिंग, अपने इलाके से हट के भी बात करने की कोशिश करता है। अगर मैं जिस जाति से आता हूं और उस जाति के किसी मर्द ने दूसरी जाति के किसी औरत के साथ बुरा कहा है, तो मुझे वो जो पीड़िता हैं उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। कभी कभी ये चीजें बहुत कठिन होती है, हमको डिटरमाइंड होके एक एजेंडे के तहत दिल में किसी के खिलाफ नफरत पैदा करके नहीं जाना चाहिए। अब आप देख लीजिए, अभी आसाम में जो मामला हुआ कि जो आसाम सरकार जो जबरदस्ती, जो किसान बिल्कुल गरीब लोग हैं, जो उनको जो इविक्ट करा रही थी, उनको उजाड़ रही थी, वहाँ पे एक फोटोग्राफर जर्नलिस्ट को लोकल पुलिस ने कहा था कि आप रिकॉर्ड कीजिएगा सारे इंसिडेंट को। तो पुलिस तो एक निहत्थे आदमी पे गोली चला रही है, और ये साहब मरे हुए व्यक्ति या मर रहे व्यक्ति के सीने पे कूद के अपने पैर से और अपने शरीर से उसको मार रहे हैं। तो ये घृणा कहाँ से पैदा होता है? पत्रकार का काम आपको किसी को जाके गोली मारना है। और अगर मैंने जो पत्रकारिता सीखी है, न्यूज़ में हम लोगों को क्लास में पहला चीज़ हमारे टीचर पूछते थे, व्हाट इज़ न्यूज़, व्हाट इज़ न्यूज़, न्यूज़ क्या है? ये बहुत अहम सवाल है, बहुत साधारण सवाल है। आप किसी पत्रकार से पूछे न्यूज़ क्या है, बहुत सा सवाल है। कोई कहता है न्यूज़ वो है प्रधानमंत्री की खबर न्यूज़ है, कोई कहता है कि सरकार की खबर न्यूज़ है, कोई कहता है कि जो बहुत बिकने वाली खबर है वो न्यूज़ है, कोई कहता है कि जिस न्यूज़ पर टीआरपी हो जाए वो न्यूज़ है। लेकिन मेरे लिए न्यूज़ ये वो है जो सबसे वंचित जो लोग हैं समाज के अंदर में, उनके हितों को, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, उनके अधिकारों के लिए बोलना, उनके अधिकारों के लिए लिखना, वो न्यूज़ है। आपकी जाति, आपका धर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग उस जाति और धर्म से उठ के उन्होंने काम किया है और उसको लोगों ने तस्लीम भी किया है। लेकिन आजकल के जो पत्रकार लोग हैं वो इजी सक्सेस देखते हैं पत्रकारिता में। और मैं यही बात फैसल भाई आपसे कह रहा था कि रुपया पैसा मालदार में उनकी गिनती होगी, लेकिन कभी भी इंसाफ पसंद एक अच्छे पत्रकार में कभी भी इतिहास में ऐसे लोगों की गिनती नहीं होगी। और सरकार बदलते ही देखिए, सरकार इस देश में 60 सालों से बदल रही है। सरकार जो चांद और सूरज उगते हैं और डूबते हैं, तो ये जो सरकार चल रही है और इनके जितने दलाल पत्रकार हैं, ये भी कूड़ेदान में जाएंगे, चाहे वो 2 बरस में जाए या 4 बरस में जाए या 5 बरस में जाए या 10 बरस में जाए। एक बार सरकार जाने के बाद और एक बार जब एक कूड़ेदान में चले जाएंगे तो ये पब्लिक लाइफ में कहीं नहीं दिखेंगे। ये कोई और धंधा खोलेंगे, ये शराब की भट्टी खोलेंगे, ये कोई और काम करेंगे, लेकिन ये पत्रकारिता नहीं करेंगे, क्योंकि आज वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर अभय कुमार जी। तो देखिए, ये ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको कैमरे के सामने मौका नहीं दिया जाता। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पे इनको चांस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनके पास ज़मीर है, ईमानदारी है, और ना वो इसका सौदा नहीं करेंगे। ये सवाल करेंगे सत्ता से, लेकिन इनको वहाँ मौका नहीं दिया जाएगा। हमारे उस्ताद कहते हैं कि खबर वो नहीं जिसमें प्रचार प्रसार हो, खबर वो है जिसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार जब तक ना हो वो खबर नहीं है। तो आप समझिए कि मीडिया किस तरीके से काम करता है। वो जो दिखाता है वो एजेंडा है, और जो खबरें दिखाते हैं वो असल में सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के आने से इनको एक बड़ा चैलेंज मिला है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का, गुलाम मीडिया का अल्टरनेट है। इसीलिए ये लोग लगातार सोशल मीडिया को भी कर्ब करने की कोशिश करते हैं, उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर अभय कुमार जैसे जो प्रवक्ता हैं या जो तेज तर्रार जर्नलिस्ट है, जिनको मुद्दों की समझ है, इन लोगों से कभी बहस नहीं करेंगे, ना डिबेट में बुलाएंगे। इसीलिए मीडिया जो है वो एक एजेंडे के तहत चलता है और लगातार सरकार का प्रचार प्रसार करता है। कैमरामैन आशीष के साथ
नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।